स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आशीष भाई, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। क्या उम्मीद आप कर रहे थे और ये जो पॉलिसी स्पीच थी आरबीआई गवर्नर की, आपने उसे कैसे रीड किया है? क्या खास आपको नजर आया? जी, पॉलिसी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो जिसको हम बोलेंगे एज पर एक्सपेक्टेशन थी। इसमें किसी तरह के सरप्राइजेस नहीं थे, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन था, यही उम्मीद थी कि भाई यू नो जो भी मतलब नो पॉलिसी रेट एक्शंस, बिकॉज इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। और एट द सेम टाइम वेट एंड वॉच, क्योंकि जो बाहर का जो माहौल है वो फिलहाल नियंत्रण में आ गया है, लेकिन अपसाइड रिस्क रहते हैं। मतलब ग्रोथ के लिए डाउनसाइड रिस्क और महंगाई के लिए अपसाइड रिस्क रहते हैं, तो इसको वॉच करेंगे। और अगर आप ओवरऑल आंकड़े देखें, जैसे ग्रोथ के नंबर्स हैं लास्ट ईयर का 7.6 या आगे का 6.9 प्रोजेक्शन, और इन्फ्लेशन का भी जो प्रोजेक्शंस है, इसमें भी कोई बहुत भारी नेगेटिव सरप्राइज या बहुत कोई अलार्मिंग चीज नहीं देखने को मिली है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो रुपये को भी अभी नियंत्रण में लाया गया है। तो ये बात जाहिर है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो बाहर का जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन के लिए अपसाइड रिस्क होना या जीडीपी के लिए डाउनसाइड रिस्क होना, ये अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस है। बट एट द सेम टाइम जो प्रोजेक्शंस दिए गए हैं उसमें कोई बहुत बड़ी नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। बिल्कुल नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। और जो सिचुएशन है, हो सकता है कि आगे थोड़ी सी ग्रोथ नीचे आए। Q1 Q2 का तो जो फोरकास्ट है उसको उन्होंने कट भी किया है, और महंगाई बढ़ने की थोड़ी सी आशंका है, यहां से उन्होंने साफ तौर पर कहा भी है। आशीष जी, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं। आज देखिए, आज मार्केट बाई एवरीथिंग वाले मोड में आ चुका है। हर तरफ एकदम चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी के 50 में से 45 से ज्यादा शेयर जो है वो आज पॉजिटिव दिख रहे हैं। क्या ये सेलिब्रेशन थोड़ा प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन है, क्योंकि अभी भी रिस्क है? आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर अभी? इसको जैसे सुनील जी ने बताया, आई वुड से मोर जैसे एक रिलीफ रैली आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई एक तरफ बहुत ही नेगेटिव एक्सपेक्टेशन था। मतलब भाई, क्या ये जो कन्फ्रंटेशन है, इसमें कोई न्यूक्लियर एलिमेंट भी आ सकता है? ये कितना एस्केलेट होगा? कहाँ तक तेल के दाम जा सकते हैं? कल तक तो इस तरह की चर्चा हो रही थी। और अब अगर आप देखें तो सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ है, और वो भी जैसे 2 हफ्ते के लिए हुआ है। और एक चीज आप देखिए कि इसको एक रिलीफ रैली के तौर पर ही देखना चाहिए, आगे एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए एक तरफा। इसका और कारण है, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे आप यूएस का एग्जांपल ले लीजिए, तो यूएस में जो एआई के स्टॉक्स हैं, अब उसकी रिजल्ट सीजन आएगी, उसके ऊपर तो पिछले 2 क्वार्टर से तो सवालिया निशान उठ ही रहे हैं, इनके परफॉर्मेंस पे, इनके इन्वेस्टमेंट्स पे। ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस पे किस तरीके की रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बनेगा। उसके बाद आप देखिए, जैसे लेमन क्राइसिस तो भाई 2008 में हुआ था, लेकिन मुझे याद है फरवरी 2007 से हम वहां पे क्रेडिट स्ट्रेस के न्यूज मिलने लगे थे हमको यूएस से लेकर के। तो मुझे ये नहीं पता है कि भाई कितना बुरा माहौल हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी आप यूएस से सुन रहे हैं प्राइवेट क्रेडिट और प्राइवेट इक्विटी और इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के किस तरीके के। और यूएस की इकोनॉमी इटसेल्फ, लास्ट क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ आप देख लीजिए, या अभी का लेटेस्ट जो अटलांटा फेड का जीडीपी प्रोजेक्शन आता है या एक्सपेक्टेशंस आते हैं, तो कुल मिलाकर के एक तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वॉर को लेकर के, इसमें जरूर अभी सीज फायर हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी ग्लोबली जो मार्केट्स का माहौल है, या जो माहौल शायद बन सकता है, या जो रिस्क्स बन सकते हैं, उसको देख करके सावधान रहना चाहिए। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई यूएस में कोई गिरावट होती है तो उसका हमारे पर इस बार कम असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी यूएस मार्केट्स और बाहर के वातावरण को लेकर के केवल जियोपॉलिटिक्स नहीं, लेकिन दूसरे रिस्क भी नजर आते हैं। तो आने वाले कम से कम 3 से 6 महीने या 2 तिमाही मुझे लगता है वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। जैसा अभी हमने देखा है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, या कभी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट्स में, कभी बहुत अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। इस तरह का माहौल मुझे ऐसा लगता है बने रहेगा आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए। और एक बार ये सब चीजें जब हमारे पीछे होंगी, तो इंडिया के ऊपर देखिए लिमिटेड इम्पैक्ट है। और जैसा अभी आरबीआई पॉलिसी में भी आपने देखा, हमारे प्रोजेक्शंस जरूर बाहर के वातावरण के लिए प्रोजेक्शंस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन कंपेयर टू दी वर्ल्ड
क्योंकि ये सब रिलेटिव कंपैरिजन होती है। तो कंपेयर टू दी वर्ल्ड तो हमारी पोजीशन ठीक ही रहेगी, लेकिन बाहर के वातावरण की वजह से जो अनिश्चितता और वॉलेटिलिटी है वो बनी रहेगी कम से कम आने वाले 1 या 2 तिमाही तक। एक राय आशीष जी मैं आपसे ना निवेशकों के लिहाज से लेना चाहूंगा। देखिए, ये जो जियोपॉलिटिकल जो रिस्क था, ये फिलहाल के लिए 15 दिन के लिए तो ठीक है, पीछे चला गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाजार के लिए एक अर्निंग का रिस्क अभी बाकी है Q4 के? और क्या ट्रेड और टैरिफ वाला मसला भी आगे चल के थोड़ा परेशान करेगा? क्या सेंस है सर आपका? देखिए, अभी इनफैक्ट यही चीज है। अब ऑब्वियसली हम लोग आने वाले 3-4 दिन में रिजल्ट सीजन की शुरुआत देखेंगे, और रिजल्ट सीजन में लास्ट क्वार्टर या लास्ट फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स के अलावा, या मैं कहूंगा उन आंकड़ों से ज्यादा फोकस कंपनियों की गाइडेंस और कमेंट्री पे रहेगा कि भाई मार्च के महीने में और ऑब्वियसली आने वाले समय में क्या इनका एक्सपीरियंस है, क्या ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस कमेंट्री पे ज्यादा ध्यान रहेगा। और जाहिर सी बात है कि काफी सारी कमेंट्री है वो थोड़े कॉशनरी नोट पे आएगी। कहाँ पे मार्जिन्स पे असर है, कहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे असर रहा, कहाँ पे एक्सपोर्ट्स में डिसरप्शन और कहीं पे इंपोर्ट्स में डिसरप्शन। तो तरह तरह के हिंट्स या सिग्नल्स हमको मिलेंगे इससे, और मैं समझता हूं कि वो ऑब्वियसली कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री नहीं देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है, इसीलिए हम लोग अभी थोड़े दिन पहले 22,000 निफ्टी भी देखा है, क्योंकि मार्केट में काफी सारी चीजें प्राइस इन या फैक्टर इन हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई रिजल्ट सीजन में कमेंट्री पे ध्यान जरूर रहेगा, लेकिन कमेंट्री को लेकर के नेगेटिव रिएक्शन भी रहेगा। बट मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई रिजल्ट्स की वजह से मार्केट कोई बहुत ज्यादा यहाँ से नेगेटिव हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी तेल का दाम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, होपफुली जियोपॉलिटिक्स में और कोई एस्केलेशन ना हो, और जैसा मैंने बताया कि यूएस मार्केट और यूएस इकोनॉमी की जो इवॉल्विंग सिचुएशन है इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आपका नजरिया कहता है कैसी चर्निंग देखने को मिल सकती है इस जियोपॉलिटिकल रिस्क के निकलने के बाद? देखिए, अभी जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आई थिंक थोड़े समय तो अनिश्चितता बनी रहेगी। और हम जब भी हमको निवेशकों ने पिछले थोड़े दिनों में पूछा है कि भाई क्या हमको ये लोअर लेवल पे SIP STP करना चाहिए, किस तरीके से निवेश करना चाहिए, तो हमने सभी निवेशकों को हमेशा यही कहा है कि भाई इस माहौल में स्मॉल कैप पे बेट करना, लार्ज कैप पे बेट करना या फलाना फलाना सेक्टर खोज के निकालना ये मुश्किल है, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड अगर आप देखें तो पूरी मार्केट में हम लोगों को 12 से 15% का डिक्लाइन देखने को मिला था। तो हमने हमेशा लोगों को यही बताया कि भाई मल्टी कैप फंड्स में ही आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर जो डायरेक्ट इक्विटी करते हैं तो उनको भी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ये पहली बात है। क्योंकि जब इस तरीके का माहौल होता है तो क्लियर विनर्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, और कहाँ कहाँ पे क्या कोरिलेशंस है और किस तरीके का कोलैटरल इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर्स पे पड़ रहा है, अलग अलग कंपनीज पे पड़ रहा है, ये इमीडिएटली जान पाना मुश्किल होता है। तो ये पहली सजेशन है। दूसरी बात, अगर आप फिर भी समझिए ऐसा बोले कि भाई नहीं, कौन से सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए, जब यहाँ से स्थिति जब संभलेगी तो कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे, तो जो मैंने जियोपॉलिटिक्स के बारे में बताया, यूएस के बारे में बताया, जो मेरा जो भी आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें देखना चाहिए। जब मार्केट काफी गिरावट में आई, जैसे आज का मार्केट है, आज का रिकवरी देख के ये नहीं सजेस्ट करना चाहिए कि भाई कौन सा सेक्टर चलेगा। जैसा सुनील जी ने बताया, शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में काफी गिरावट हुई है तो भाई बैंकिंग में बाउंस बैक आ रहा है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं फिलहाल। लेकिन जनरली अगर हम इस सिचुएशन से निकलते हैं और थोड़ा लंबा फोरकास्ट करते हैं, तो जनरली देखा गया है कि भाई जब मार्केट में काफी गिरावट आती है, जो सेक्टर कम गिरते हैं वो अल्टीमेटली आगे जा करके आउट परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने ये देखी है कि भाई मार्केट में एक बार तेजी आने के बाद करेक्शन होता है और फिर रिकवरी होती है, तो विनर्स में भी रोटेशन देखने को मिलता है। तो ये सब ध्यान में अगर आप रखेंगे तो शायद आपको, जैसे अगर आप कॉन्ट्रा बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर अच्छा कॉन्ट्रा बेट बन गया है पिछले थोड़े समय में। आज जरूर आपको उसके हिंट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन आप फॉलिंग मार्केट में किस तरीके का परफॉर्मेंस था। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएस में करेक्शन होगा तो जरूर हमारा आईटी सेक्टर
और आईटी की कंपनियों के एआई ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स, आईटी की कंपनियों का ऑब्वियसली काफी रोल है एआई को, एआई एनेबलमेंट करने में, बिजनेस टू बिजनेस यूज केसेस को लाने में सेक्टर चलेगा। जैसा सुनील जी ने बताया, शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में काफी गिरावट हुई है तो भाई बैंकिंग में बाउंस बैक आ रहा है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं फिलहाल। लेकिन जनरली अगर हम इस सिचुएशन से निकलते हैं और थोड़ा लंबा फोरकास्ट करते हैं, तो जनरली देखा गया है कि भाई जब मार्केट में काफी गिरावट आती है, जो सेक्टर कम गिरते हैं वो अल्टीमेटली आगे जा करके आउट परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने ये देखी है कि भाई मार्केट में एक बार तेजी आने के बाद करेक्शन होता है और फिर रिकवरी होती है, तो विनर्स में भी रोटेशन देखने को मिलता है। तो ये सब ध्यान में अगर आप रखेंगे तो शायद आपको, जैसे अगर आप कॉन्ट्रा बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर अच्छा कॉन्ट्रा बेट बन गया है पिछले थोड़े समय में। आज जरूर आपको उसके हिंट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन आप फॉलिंग मार्केट में किस तरीके का परफॉर्मेंस था। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएस में करेक्शन होगा तो जरूर हमारा आईटी सेक्टर और आईटी की कंपनियों के एआई ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स, आईटी की कंपनियों का ऑब्वियसली काफी रोल है एआई को, एआई एनेबलमेंट करने में, बिजनेस टू बिजनेस यूज केसेस को लाने में। सो आईटी एक अच्छा कॉन्ट्रा पिक हो सकता है आने वाले समय में। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे हेल्थ केयर है, कंजम्पशन है। सो बेसिकली जो पिछली तेजी में हमने देखा, सारे हाई बीटा सिक्लिकल कमोडिटी ये सब अच्छा किए हैं, आगे जाकर के रोटेशन देखने को मिल सकता है।